हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सभी विद्यार्थियों का बायोलॉजी मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विषय विज्ञान के बारे में। जैसा कि आपका नेक्स्ट एग्जाम विज्ञान का होगा, साइंस का होगा, तो हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। तो एक बार हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपकी पूरी बुक का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से पूरा सा देख के अपना पूरा रिवीजन करने पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का झिल्ली आवरण कहलाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में जो झिल्ली आवरण है वो क्या कहलाता है? दोस्तों, वो कहलाता है तानिका। क्या कहलाता है? तानिका। तो दोस्तों, यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट है, जो कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बीच में झिल्ली आवरण क्या कहलाता है? तानिका कहलाता है। फिर चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन 352 नंबर। तंत्रिका आवेग एक प्रक्रम है। तंत्रिका आवेग क्या है? प्रक्रम है जो जैव रासायनिक है। जो जैव रासायनिक, कैसा जैव रासायनिक है? विद्युत है, रासायनिक है, या फिर विद्युत रासायनिक है, या फिर भौतिकी है। दोस्तों, ये है विद्युत रासायनिक। क्या है? विद्युत रासायनिक। तो दोस्तों, यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट होता है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 353 नंबर। सिनेप्स अधिकतर निकटतम है। सिनेप्स अधिक निकटतम है। किसके निकटतम है? दो शिराओं के मध्य, दो धमनियों के मध्य, दो न्यूरॉन के मध्य, या फिर दो लिम्फ्स के कोशिकाओं के मध्य। दोस्तों, सभी को पता है सिनेप्स किसके अंदर होते हैं? न्यूरॉन में होते हैं। तो ये दो न्यूरॉन के मध्य सबसे निकटतम है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 354 नंबर। हार्मोन शब्द किसने दिया? हार्मोन शब्द किसने दिया? दोस्तों, जैसा कि पता है हार्मोन शब्द बेलिस तथा स्टारलिंग ने दिया। किसने दिया? बेलिस तथा स्टारलिंग ने हार्मोन शब्द दिया था। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 355 नंबर। हड्डी एवं मांसपेशियों की वृद्धि में कौन सी ग्रंथि सहायक है? हमारे शरीर के अंदर हड्डियों की वृद्धि है, मांसपेशियों की वृद्धि, उसके लिए कौन सी ग्रंथि सहायक है? दोस्तों, इस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या ग्रंथि का नाम है? पीयूष ग्रंथि, जो कि हड्डी एवं मांसपेशियों की वृद्धि के अंदर सहायक है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 356 नंबर। निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन का नाम लिखिए। दोस्तों, ये हमारे पास कुछ कार्य दे रखे हैं, तो इन कार्यों के लिए कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि उत्तरदायी हैं, उनके हमें नाम लिखने। तो दोस्तों, पहला है तना का विकास। तने का विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? दोस्तों, ऑक्सिन व जिब्रेलिन। ऑक्सिन व जिब्रेलिन, जो कि तने के विकास के अंदर सहायक हैं। फिर है कोशिका विभाजन को बढ़ाना। कोशिका विभाजन को बढ़ा देना। तो दोस्तों, ये है साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन है, जो कि कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। फिर है पत्तियों का मुरझाना। पत्तियों का मुरझाना। दोस्तों, पत्तियों का मुरझाने के लिए जिम्मेदार है एब्सिक अम्ल। कौन है? एब्सिक अम्ल है, जो कि पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार है। फिर है विकास को रोकना। विकास को रोकना, तो विकास को रोकने के लिए एब्सिसिक अम्ल है, जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी चीज़ आपको एक उठा के पूछ ले या फिर चारों भी पूछ ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 357 नंबर। सल्फाइड एक्स से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ये भर्जन विधि का उपयोग किया जाता है। यह हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 358 नंबर। जैव विकास के प्रमाण हो सकते हैं। दोस्तों, जैव विकास के प्रमाण क्या हो सकते हैं? अवशेषीय अंग, जीवाश्म या समवर्ती अंग, या उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये सारे के सारे जैव विकास के प्रमाण हैं। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जैव विकास के प्रमाण हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 359 नंबर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर रहा है? नीला कर देता है, तो उसका पीएच होगा। दोस्तों, पहले तो ये पता होना चाहिए लाल को नीला करने वाला कौन होता है? अम्ल होता है या फिर सार? तो दोस्तों, लाल को नीला करने वाला सार होता है, और सार का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है। किससे होता है? 7 से अधिक। तो 7 से अधिक किस में है दोस्तों? डी ऑप्शन में है। किस में? डी ऑप्शन में। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसके अंदर पीएच 7 से अधिक है, और 7 से अधिक वाला पीएच क्या होता है? सार होता है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 360 नंबर। 360 नंबर। नमामि गंगे कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, नमामि गंगे कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये मई 2016, अगस्त 2013, या फिर मई 2015, या फिर जून 2014। दोस्तों, जो कि नमामि गंगे कार्यक्रम है वो जून 2014 के अंदर प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 361 नंबर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर हो, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर हो, खड़े हो,
आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण हो सकता है, संभवतः दर्पण हो सकता है। केवल समतल, समतल में तो होता है, सही बात है। केवल अवतल, अवतल में नहीं। केवल उत्तल, केवल उत्तल नहीं। समतल और उत्तल दोनों, हाँ दोस्तों, उत्तल और समतल दोनों ही ऐसे दर्पण है जिसके अंदर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों दर्पणों में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 362 नंबर। राजस्थान राज्य की खेजड़ली गांव में खेजड़ली वृक्ष बचाने के लिए किस महिला का बलिदान दिया गया? किस महिला ने अपना बलिदान दिया? राजस्थान राज्य के अंदर खेजड़ली गांव है जिसके अंदर खेजड़ली वृक्ष को बचाने के लिए अपना क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। दोस्तों वह औरत कौन हो सकती है? श्रीमती कौन है? श्री अमृता देवी विश्नोई, श्री अमृता देवी विश्नोई, जिन्होंने अपना जीवन पेड़ पौधों को बचाने के लिए बलिदान दे दिया। तो हमारा यह सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको भी याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 363 नंबर। तावा बांध बना था, तावा बांध कब बना दोस्तों? तावा बांध बना था 1970 ईस्वी में। तावा बांध कब बना? 1970 ईस्वी में। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 364 नंबर। प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उपयोग होना चाहिए? प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उपयोग होना चाहिए? लाभकारी होना चाहिए, प्रचुर होना चाहिए, या फिर विवेकपूर्ण होना चाहिए, या फिर अत्यल्प होना चाहिए? दोस्तों प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में बनने में बहुत अधिक समय लगता है, तो इसका उपयोग क्या करना चाहिए? विवेकपूर्ण करना चाहिए, ताकि इसका सभी को लाभ मिल सके और लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर सके। तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 365 नंबर। राजस्थान में जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना है। दोस्तों राजस्थान की जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना क्या है? बंदारस है, कुल्लह है, एरिस है, या फिर खादीन? दोस्तों राजस्थान की जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना खादीन है। क्या है दोस्तों? खादीन। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 367 नंबर। प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। प्राकृतिक संरक्षण, प्रकृति को सुरक्षा रखने के लिए क्या प्रमुख उद्देश्यों में से एक है? क्या है? वृक्षों को काटना बिल्कुल नहीं है। वंशागत जैव विविधता संरक्षण ये हो सकता है। वनों को हटाना बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है, वंशागत जैव विविधता का संरक्षण करना। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि एकदम सही से बैठता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 367 नंबर। कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। दोस्तों कोयला एवं पेट्रोलियम में क्या उपस्थित होता है? कार्बन होता है, या फिर सल्फर होता है, या फिर हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन होता है, या उपरोक्त सभी? दोस्तों कोयला एवं पेट्रोलियम में ये सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो यह हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 368 नंबर। प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने अवरोधक को कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक जल मार्ग जैसे कोई भी नदी नाला जो भी है, तो उसके रास्ते में कंक्रीट या फिर छोटे पत्थरों से जो अवरोध बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जैसे दोस्तों ये नदी आ रही है, इसके बीच में कुछ ये अवरोध लगा दिया, तो वो क्या कहलाएगा? नहर कहलाएगा, डैम कहलाएगा, चेक डैम कहलाएगा, या उपरोक्त सभी? दोस्तों वो कहलाएगा चेक डैम। क्या कहलाएगा? चेक डैम। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 369 नंबर। 5 बार सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? दोस्तों हमने 5 बार सिद्धांत पढ़ा था, वो निम्न में से किससे संबंधित हैं? जंतु संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, ओजोन संरक्षण से, जल संरक्षण से? दोस्तों ये हमारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। तो यह हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 बार सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 370 नंबर। भारत में वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, यह हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह है जो कि भारत के क्या कहलाते हैं? वाटरमैन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाटरमैन कहलाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 371 नंबर। अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवाश्म ईंधन को जलाने से कौन सी गैस बनती है? दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम ईंधन को जलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है?
कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनती हैं या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। दोस्तों वो गैस बनती है कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या बनती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती हैं। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों? बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 372 नंबर। सन 1731 में जोधपुर के खेजराली गांव में खेजड़ली वृक्षों को बचाने हेतु कितने लोगों ने बलिदान दिया? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था किसने बलिदान दिया, तो श्रीमती इमृता देवी बिश्नोई ने। तो उसमें कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, अपनी बलिदान दे दिया पेड़ों को बचाने के लिए? तो दोस्तों वो थे 363 लोग। कितने लोग थे? 363 लोग। तो ये हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। 363 लोगों ने अपने पेड़ पौधों की बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 373 नंबर। नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य था। दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? वनों को संरक्षण के लिए था क्या पेट्रोलियम संसाधनों का संरक्षण के लिए था, या फिर प्रदूषण संरक्षण एवं गंगा नदी का संरक्षण था, या फिर प्लास्टिक युक्त भारत था? दोस्तों इस नाम में ही आप देखो नमामि गंगे कार्यक्रम है तो गंगा नदी से संबंधित होगा। तो प्रदूषण संरक्षण व गंगा नदी का संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 374 नंबर। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों ये योजना शुरू कब हुई थी? पहली बार कब शुरू हुई थी? दोस्तों पहली बार ये योजना शुरू हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में शुरू हुई थी। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 375 नंबर। जल संभरण प्रबंधन से क्या लाभ हैं? जल संभर प्रबंधन से क्या लाभ हैं? इससे भूजल स्तर नीचे हो जाता है, इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है, या इससे वैश्विक उष्णता घट जाती है, या फिर इसमें कोई नहीं? दोस्तों इससे भूजल स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यह हमारा बी ऑप्शन राइट होता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सामान्य विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। पहला ऑप्शन राइट हो जाता है कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो उसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ये भी परीक्षा के अंदर आया हुआ है 2022 के अंदर और 2017 के अंदर भी आया हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम को हम जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का दहन करते हैं तो क्या बन जाता है? 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पहले अभिकर्मक दो अलग अलग थे। अभिकर्मक क्या थे? दो अलग अलग। जैसे ही हमने उसका दहन किया तो एक उत्पाद का निर्माण हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें कर्मकों का संयोजन हो गया। क्या हो गया? संयोजन। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यह हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है, क्योंकि ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए प्रश्न नंबर ये 3 नंबर, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो कोई भी दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो किसके होते हैं? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, उत्पाद के अंदर कहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है? अभिकारक। हाँ दोस्तों, अभिकारक के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अभिकारक के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यह हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती हैं? दोस्तों सभी को मालूम है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। तो यह हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न ये हमारा, तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। लोह चूर्ण का तनु HCl, लोह चूर्ण का, लोहे की बुरादों को हमने किसके साथ अभिक्रिया कराई? तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई। तो इसका सही विकल्प चुने। दोस्तों धातु की अभिक्रिया हमने किसके साथ करी? अम्ल के साथ करवाई। तो क्या हुआ दोस्तों? ये
ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, HCl के साथ कराई, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देखोगे इसके अंदर FeCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आप यहाँ देखोगे हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रही है, साथ में फिर क्या बने, आयरन क्लोराइड, तो ये हमें यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है एल्यूमिनियम। दोस्तों ये पर ये Fe है, ठीक है दोस्तों, ये है Fe, तो ध्यान रखना दोस्तों Fe है, क्या है Fe। तो FeO3 की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं तो Al2O3 प्लस 2Ap बनता है। तो दोस्तों आप इसके अंदर देखोगे कि ये विस्थापन हो रहा है, Fe का विस्थापन हो रहा है। कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम कर रहा है। एल्यूमिनियम किसका विस्थापन कर रहा है, Fe आयरन का विस्थापन कर रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, विस्थापन कर रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, किसका उदाहरण अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। इसको भी ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 को ध्यान से देखना। ये हमारा प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। 2Pb लेड ऑक्साइड, ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया हम कार्बन के साथ करा रहे हैं तो 2Pb लेड ये अलग हो जाता है और कार्बन के साथ कौन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, CO2 का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, अब नीचे दी गई अभिक्रिया को आपसे कुछ ऑप्शन दिए रखे, इनको देख के आपको चयन करना है कि कौन कौन से ऑप्शन राइट है। सीसा अपचयित हो रहा है दोस्तों, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, ये लेड ऑक्साइड है दोस्तों। इसका क्या नाम है, इसका नाम है लेड ऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन, इसका नाम है केवल लेड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना दोस्तों, सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयित होने का मतलब है कि सीसा के साथ से ऑक्सीजन हट रहा है दोस्तों, सीसा के साथ से ऑक्सीजन नहीं हट रहा है, ये लेड ऑक्साइड के साथ से ऑक्सीजन, हाँ लेड ऑक्साइड के साथ से ऑक्सीजन हट रहा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है दोस्तों। ये रहा कार्बन है केवल, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये अभी बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत। फिर क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। हाँ दोस्तों, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो कार्बन क्या हो गया, उपचयित होकर क्या बन गया, CO2 बन गया। तो ये हमारी बात राइट हो गई 3 नंबर वाली। फिर है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। हाँ दोस्तों, ये लेड ऑक्साइड है, इसके साथ से यहाँ पर ऑक्सीजन हट जाती है तो क्या हो गया, उसका अपचयित हो गई। तो यह हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। तो अब दोस्तों हमारा देखिए इसके अंदर पहले के अंदर क्या है, 1 और 2 ये गलत है, फिर 1 और 3 ये भी गलत है। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, 3 और 4। तो इसके अंदर क्या है, 1 2 और 3 तीनों, इसके अंदर डी क्या है, सभी। तो दोस्तों ये हमारा इसके अंदर ऑप्शन है नहीं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसके अंदर ऑप्शन आएगा, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 3 और 4 राइट हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये समझ में कंफ्यूज वाला भी क्वेश्चन है। ये देखो सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित कहाँ हो रहा है, इसके अंदर ये लेड ऑक्साइड है, ये अपचयित हो रहा है ना, तो ये इसके अंदर थोड़ा ऑप्शन गलत है। आप इसके अंदर कोई भी ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आएगा 3 व 4, वो वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ सभी वाले की जगह मैं ये मान लेता हूँ, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा 8 नंबर वाला प्रश्न। 8 नंबर वाला प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देखिए, थोड़े ये हो जाएंगे आपके सब्जेक्टिव प्रश्न। क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं दोस्तों, कंकाली समीकरण, अच्छा जिसने आपको इसको याद भी रखना है, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जब अभिकारकों व उत्पादों को रासायनिक सूत्र, हाँ दोस्तों ये रासायनिक सूत्र लिखें, के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो ये रासायनिक समीकरण के रूप में हमें प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसी समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देख लो 9 नंबर, इसको भी ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है।
इसके अंदर क्या है दोस्तों, जस्ते, दानेदार जस्ते यानी जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। दोस्तों ये हमारे पास बीकर है, क्या है, बीकर है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, पहले से जिंक डाल दिया, क्या डाल दिया, पहले से जिंक डाल दिया, और साथ में ऊपर से क्या डाल दिया, उसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। तो जो गैस मुक्त होती है इसमें से वो गैस कौन सी है। दोस्तों सीधी सी बात है, ये जिंक धातु है और जो हमने मिलाया वो क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन गैस होगी, कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, और ये इस प्रकार की अभिक्रिया होगी। जिंक होगा, साथ में H2SO4 मिलाएंगे तो ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 10 नंबर, ध्यान से देखना दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। जब कोयले को हम जलाते हैं तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों कोयला है, कोयले के साथ हम जलाएंगे तो किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, बनेगा CO2। तो आप इसके अंदर देखोगे कि कार्बन पहले अलग था, ऑक्सीजन पहले अलग थी, दोनों को अभिक्रिया करने पर आपस में मिल चुके हैं। तो मिलने को क्या बोलते हैं, संयोजन होना, अर्थात ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11 नंबर हो गया। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया कैसी होती है उसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो इसमें देखो दोस्तों CaO ये अभिकारक हैं और जल भी एक अभिकारक है। तो 2 अभिकारक हुए कि नहीं हुए, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एकल उत्पाद बनाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इस संयोजन अभिक्रिया में देखो ये जो कि एक क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना, और ये है जल। इन दोनों को अभिक्रिया कराने पर क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बुझा हुआ चूना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। वैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कार्बन की साथ में किसकी अभिक्रिया करी, ऑक्सीजन की, तो क्या बन गया था, CO2। ये भी तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कोई भी लिख सकते हो। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम चलते हैं, ये देख लो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आ गया हमारा। ठीक है, अम्ल सार, ठीक है ना, इस वाले पार्ट से अभिक्रिया आ गई। निम्न में से प्राकृतिक सूचक हैं दोस्तों, प्राकृतिक सूचक कौन है। मेथिल ऑरेंज, बिल्कुल नहीं, मेथिल ऑरेंज तो कैसा है, संश्लेषित सूचक है। फिनोप्थलेटिन ये भी कैसा है, संश्लेषित सूचक है। लिटमस पेपर, हाँ दोस्तों ये प्राकृतिक सूचक हैं। दोस्तों यहाँ हमारा लिटमस पेपर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा सूचक है, ये हमारा प्राकृतिक सूचक है। जबकि बाकी 2 बचे, ये पहला और दूसरा, जैसे कि मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थलेटिन, ये संश्लेषित सूचक है। कैसे, संश्लेषित सूचक। तो कभी संश्लेषित सूचक लिखिए, ये प्रश्न आ जाए तो आपको ये लिख देना है मेथिल ऑरेंज जो है, फिनोप्थलेटिन। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। दोस्तों कोई लाल लिटमस को नीला करता है, इसका मतलब क्या है, वो सीधी सी बात है, वो क्या है, सार। और सार का पीएच कितना होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक। तो 7 से अधिक किसका है, 1 7 से कम है, 4 भी 7 से कम है, 5 भी 7 से कम है, 10 है वो क्या 7 से अधिक है। तो यहाँ हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच, अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। क्या कर देती है, दूधिया। तो इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा दोस्तों, चूने जो कैल्शियम, ठीक है ना, जो कवच है ना, वो क्या किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और उसके साथ हम क्या मिलाएंगे, HCl। तो हमारी गैस जो बनेगी उत्पाद के रूप में, वो जो दूधिया कर देगी, वो कौन सी गैस होगी, CO2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, CO2। तो यहाँ पर हमारा चूने को पानी को दूधिया कर देती है। तो इस विलयन में क्या है, तो इस विलयन में HCl है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट है, जो आपस में अभिक्रिया करके क्या बन देता है, CO2 को मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा HCl ये ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों रक्त का क्या होता है, हल्का सारीय होता है। क्या होता है, हल्का सारीय।
तो हल्का सार ये होता है, इसका मतलब पीएच उसकी 7 से थोड़ी सी अधिक होगी। कितनी अधिक होगी? थोड़ी सी अधिक होगी। तो 0 ये तो बहुत कम है, 2 ये भी बहुत कम है, 7.4 है ये तो 7 से थोड़ी अधिक है, 9 तो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो ये हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 7.4। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, इसको देखिए। अपच का उपचार करने में, जब हमारे पेट में क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती है, अपच हो जाता है, तो उसके उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक बिल्कुल नहीं किया जाता है, एनाल्जेसिक बिल्कुल नहीं किया जाता है इसका उपयोग, एंटासिड हाँ इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा एंटासिड, ठीक है ना। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से देखिएगा 6 नंबर प्रश्न ये रहा। NaOH का 10 ml विलयन, ठीक है ना, जो कि HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। दोस्तों NaOH जो कि सार है 10 ml, वो HCl यानी अम्ल के 8 ml विलयन से क्या हो जाता है? उदासीन। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले ले, कितना ले ले? 20 ml, तो उदासीन करने के लिए HCl विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? दोस्तों NaOH का 10 ml विलयन HCl का 8 ml विलयन उदासीन करता है, तो NaOH के 20 ml विलयन को HCl के 16 ml विलयन क्या कर देगा? उसको उदासीन कर देगा, तो डबल कर देगा। तो यहाँ कितना ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, ये हमारे आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? दोस्तों लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन, जो कि किस वर्ग का है? थैलोफाइटो वर्ग का है। किस वर्ग का है? थैलोफाइटो वर्ग का है। और लाइकेन जो कि जिससे लिटमस प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण लिखो। दोस्तों गंधीय सूचक का क्या है? वेनिला है, प्याज है, लौंग का तेल, ये कैसे उदाहरण है? गंधीय सूचक के उदाहरण हैं, तो अच्छे से याद रखना ये भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? दोस्तों धात्विक ऑक्साइड सारी प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं? सारी, ठीक है ना। तो ये हमारा सारी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से बड़ा दिखे आपको, ठीक है। अब देखो ना दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लो। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? जैसे हमने धात्विक ऑक्साइड देखे किस प्रवृत्ति के होते हैं? सारीय, वैसे ही अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? दोस्तों अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जठर रस का पीएच। जठर रस दोस्तों हमारे आमाशय के अंदर जो रस होता है उसको हम बोलते हैं जठर रस। तो उसका पीएच कितना है? लगभग 1.2 पीएच, लगभग 1.2 पीएच, बहुत ही कम पीएच है, खतरनाक अम्ल है दोस्तों। तो इसका पीएच हो गया 1.2 पीएच। फिर है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, आप इसको ध्यान से देखोगे। किसी ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बनाए। तो दोस्तों किस ग्रह का है ऐसा वातावरण जो कि अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना है? शुक्र ग्रह का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखना है, शुक्र ग्रह का है। तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल कैसा है? वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल श्वेत बादलों से बना होता है। फिर है मानव शरीर समय तक किस परास के मध्य कार्य करता है? दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। हमारे मानव शरीर है जो कि किस पीएच के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8, 7 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक एंटासिड का नाम दीजिए। एक एंटासिड का नाम जो हमारे पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है, ऐसा क्या नाम है? तो एक का नाम लिख दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका एक नाम हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आपको पूरा दिखेगा, ठीक है, ये आपको पूरा दिख रहा है अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, धातु जब किसके साथ अभिक्रिया करती हैं? अम्ल के साथ। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? नामक की चित्र बनाइए। तो धातु के साथ किसी हम अभिक्रिया कराते हैं अम्ल की, तो कौन सी गैस बनती है? चित्र के द्वारा, प्रयोग द्वारा समझाइए। दोस्तों हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है।
कौन सी गैस बनती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये प्रयोग आपकी बुक के अंदर आया है, आप इसको अच्छे से देखना और इसको भी आपको लिखना है। तो इसमें आप देखोगे कि इससे जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से एक गैस निकलेगी हाइड्रोजन, जिसके आगे हम मोमबत्ती जलाएंगे। क्या जलाएंगे? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती को जलाने से फट फट की आवाज़ निकलेगी, जो कि क्या बताती है कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये इसका प्रमाण है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना के उसको समझा सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 16 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 16 नंबर। प्रश्न है कि मधुमक्खी एवं नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, मधुमक्खी व नेटल के डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों को साथ में पूछा है, मतलब मधुमक्खी के अंदर भी मेथेनोइक अम्ल होता है, नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है। और प्रश्न ये भी आता है कि नेटल के पौधे के डंक लगने से तो हमारे शरीर में जो जलन होती है उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों, नेटल के पौधे के पास में एक पौधा होता है, डाक पौधा, ठीक है ना। उस डाक पौधे की पत्तियों को हम अपने जहाँ पर डंक लगाएं वहाँ पर उसको रगड़ देंगे, लगा देंगे, जिससे हमारे क्या हो जाएगा? दर्द दूर हो जाएगा। फिर प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 12H2O। तो ये आपको सूत्र याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। फिर है POP के निर्माण की समीकरण लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आने के चांस भी है। POP के रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि CaSO4 2H2O ये जिप्सम है, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या करते हैं 373 केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये भी आता है कि हम जब जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलते हैं तो उस जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करते हैं? दोस्तों, हम 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो गर्म करने से क्या होगा दोस्तों? ये H2O जल क्या हो जाएगा? निखल जाएगा। H2O जल क्या हो जाएगा? निखल जाएगा। तो पीछे जो वो चीज़ बनेगी वो क्या होगी? प्लास्टर ऑफ पेरिस होगी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है POP के उपयोग बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, POP के 2 उपयोग लिखिए। दोस्तों, खिलौने बनाते हैं, सजावटी सामान बनाने, वहाँ पर भी क्या आता है? POP उपयोग में आता है। टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए भी POP को काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे 2 हो गए काम किसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। फिर है 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। अभी दोस्तों हमने बोला था मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलेटिन, ये दोनों कैसे सूचक हैं? संश्लेषित सूचक हैं। और ये क्वेश्चन RBC बोर्ड 2015 में आया हुआ भी है, ध्यान रखना दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोप्थलेटिन सार के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? दोस्तों, फिनोप्थलेटिन सार के साथ अभिक्रिया करने पर गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? या फिर हम इसको बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। इसका सूत्र क्या है? NaHCO3 NaHCO3। ठीक है दोस्तों, वह टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण के से बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर किससे बनता है दोस्तों? खाने का सोडा NaOH CO3 खाने का सोडा, जिसको हम टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये भी प्रश्न आया है RBC बोर्ड 2014 के अंदर, ये भी आया है RBC बोर्ड 2016 के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। ठीक है दोस्तों, कोई 2 प्रबल या अम्ल व सार के नाम लिखिए। 2 प्रबल अम्ल व 2 प्रबल सार के नाम लिखिए। दोस्तों, 2 प्रबल अम्ल हो जाएगा, एक HCl हो जाएगा, एक H2SO4। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल हो गए। प्रबल सार क्या हो जाएगा? NaOH व KOH। NaOH व KOH। ठीक है ना, ये हो गए हमारे 2 सार प्रबल व 2 अम्ल प्रबल, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो रासायनिक सूत्र लिखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, ये भी याद रखना है। बेकिंग सोडा का क्या है? NaHCO3 ये भी आपको याद रखना है। धावन सोडा धोने का सोडा, इसका भी क्या है? Na2CO3 10H2O। फिर जिप्सम का है तो सेम है, CaSO4 के साथ 2H2O, 2 जल के अणु है। ठीक है ना,
2H2O। ये आपको सारे सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम दोस्तों। यहाँ पर सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सभी दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा है, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपना अपना पूरा ध्यान लगाकर अच्छे से मेहनत कीजिएगा और परीक्षा को अच्छे से दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।